हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं चंद्र प्रताप हाजिर हूं आज केमिस्ट्री विषय के साथ। आप लोगों की बहुत सी मांगे थी कि सर आप केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपकी महत्वाकांक्षा आज शांत करता हूं और केमिस्ट्री विषय लेकर आया हूं। तो मैं आज आपको कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री है तो उसका पहला लेसन है सॉलिड स्टेट। पहले लेसन का नाम क्या है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के विषय में हम पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टियां पाई जाती हैं। इसका सारा अध्ययन इस चैप्टर में हम विस्तृत रूप से करेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि द्रव्य क्या है, ठोस द्रव्य क्या है। बच्चों, द्रव्य जो होता है वो तीन प्रकार का होता है: ठोस, द्रव, गैस। तो बच्चों, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। कोई भी पदार्थ है सृष्टि में, उसकी तीन अवस्थाएं हो सकती हैं। जैसे पानी है, पानी आपका ठोस भी हो सकता है बर्फ के रूप में, पानी लिक्विड पानी के रूप में भी हो सकता है, और जब पानी को गर्म कर दिया जाता है तो वो वाष्प बन के उड़ जाता है तो वो गैस बन जाता है। तो इस तरह से जितनी भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं हमारे सृष्टि में, उनकी तीन अवस्थाएं हो सकती हैं: पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। तो अब हम इनका थोड़ा थोड़ा पहले परिचय कर लेते हैं। मैटर को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस क्या होते हैं? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण जिन पदार्थों से ठोस जिन कणों से मिलकर बने होते हैं उनको अवयवी कण कहते हैं। तो जिनके अवयवी कण अत्यंत समीप होते हैं, जैसे ये ठोस है, ठोस कोई पदार्थ है तो इसके ये छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, आयन से मिलकर बना है। इस तरह से ये ठोस है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। इनको अवयवी कण कहते हैं। ये अवयवी कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो बच्चों, ये अवयवी कण हैं। अवयवी कणों से मिलकर एक द्रव्य बनता है। वो ठोस हो सकता है, गैस हो सकता है और लिक्विड हो सकता है। तो ये हमारे अवयवी कण हैं। ये अवयवी कण क्या हो सकते हैं? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो ये हमारे अवयवी कण हैं। तो ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच का जो अंतराकाशी स्थान होता है वो अत्यंत कम होता है, बहुत कम होता है। मतलब दो अणुओं, परमाणुओं या आयनों की दूरी अत्यंत कम होती है। जब दूरी अत्यंत कम होगी तो उनके बीच प्रबल बल काम करेंगे। ये दो अणु हैं ऐसे। अब इनके बीच इतनी दूरी है और ये दो अणु हैं, इनके बीच इतनी दूरी है। तो इनके बीच जो बल काम करेगा वो अधिक होगा और इनके बीच जो बल काम करेगा वो न्यून होगा, कम होगा। तो इसकी पुष्टि हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से कर सकते हैं कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों पिंडों की दूरी का व्युत्क्रम कर दो और वर्ग कर दो।
के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। तो जिसकी दूरी ज्यादा होगी उसमें कम बल लगेगा, जिसकी दूरी कम होगी उसमें अधिक बल लगेगा। तो इनके बीच अधिक बल लगेगा। जो अणु पास पास होंगे तो उनके बीच अधिक बल लगेगा। इसलिए ठोस के अणुओं के मध्य ज्यादा बल लगता है और ठोस ज्यादा बल लगने के कारण ठोसों के जो अणु होते हैं वो गति नहीं कर पाते हैं, वो एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं कर पाते हैं। जैसे ये वाला कण है, ये यहीं कण रहेगा, ये कण यहाँ नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? कि इनके बीच बहुत, इनके दोनों अणुओं के बीच बहुत ज्यादा बल लग रहा है। जब ज्यादा बल लगेगा तो ये अणु इसको छोड़ेगा नहीं, तो ये यहीं पर रहेगा। तो ये अणु एक स्थान पर रहते हैं। तो ठोसों के अणु जहां पर हैं वहीं पर स्थित रहते हैं, गति नहीं कर सकते हैं, बल्कि कंपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपन कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों ठोसों का द्रव्यमान निश्चित होता है। ठोसों का द्रव्यमान निश्चित होता है क्योंकि यहां से कोई कण जाएगा नहीं, बाहर नहीं जा पाएगा, तो इनका द्रव्यमान निश्चित होता है। इनका आकार जो होता है, आकार जैसे यहां पर ये 4 कोने का है तो इनका आकार भी निश्चित रहेगा। इनका आकार निश्चित रहेगा जब तक कि परिवर्तन न किया जाए। अब कह दो हमेशा थोड़ी रहेगा, हम यहां से हथौड़ा मारे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, इसका आकार बदल जाएगा। तो इनका आकार निश्चित रहता है जब तक उसमें कोई बाह्य परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो आकार भी इनका निश्चित रहता है। अब आती है बात आयतन की। इनका बच्चों आयतन भी निश्चित रहता है। इनका आयतन निश्चित रहता है। जितने अणु हैं उतने अणु रहेंगे और जिस वस्तु में रखा जाएगा, अगर इसमें ठोस है तो उसी तरह से रहेगा। वो किसी भी बर्तन में रखा जाए, चाहे गोल बर्तन हो, तब भी वो इसी आकार में रहेगा। तो इनका आयतन, आकार और द्रव्यमान तीनों स्थित होते हैं, तीनों निश्चित होते हैं। तो ये ठोसों का थोड़ा सा परिचय हो गया। अब हम द्रवों का परिचय कर लेते हैं। द्रव के अवयवी कण ठोसों की अपेक्षा थोड़ी दूर दूर पर स्थित होते हैं। जैसे ये जो है ठोसों के कण हैं, इनके बीच थोड़ा स्थान होता है, दूर दूर होते हैं। तो इनके बीच दो कणों के मध्य, द्रवों के दो कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान कम पड़ जाता है। जब आकर्षण बल का मान कम पड़ जाता है तो ये संपूर्ण आयतन में, जहां तक ये द्रव होता है, तो संपूर्ण आयतन के अणु ऐसे गति करते रहते हैं। ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला ऐसे घूम, मतलब कहीं भी चारों तरफ दिशाओं में ये अणु घूमते रहते हैं, अणु घूमते रहते हैं। तो इनका द्रव्यमान तो निश्चित होगा, जितना इनका वजन होगा वो निश्चित रहेगा, परंतु इनका आयतन भी निश्चित होगा बच्चों। इनका आयतन निश्चित होगा और आकार इनका बदल जाएगा। जैसे कि मैं 1 लीटर वाटर है, इसको हम, ये गिलास है, इसमें डालेंगे तो ये इस तरह से इसकी आकार बन जाएगा, ऐसे वर्गाकार। अब इसको हम सुराही में डालते हैं, ये हम सुराही में डालते हैं ऐसे इसको वाटर। अब देखो इसकी आकृति ऐसे हो जाएगी, वाटर उतना ही है तो इसका आकृति बदलती रहती है परंतु आयतन नहीं बदलता है। अगर ये आधा लीटर 500 ml पानी होगा तो ये पानी 500 इसमें भी होगा, 500 इसमें भी होगा, तो इसका आयतन नहीं बदलता है, आकार बदल जाता है। अब आती है बात गैसों की। तो बच्चों गैसों के जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इतने दूर होते हैं कि वो एक दूसरे के सापेक्ष आकर्षण बल बहुत क्षीण लगाते हैं,
बहुत अत्यंत कम लगाते हैं कि कोई भी अणु हमेशा गति करता रहता है। ये अणु है, इस पर कोई बहुत थोड़ा थोड़ा ये वाला बल बहुत अत्यंत क्षीण लगाएगा, ये वाला बल, ये वाला कण इस पर अत्यंत क्षीण बल लगाएगा तो उसका मान नगण्य होता है। इसलिए ये कण घूमते रहते हैं चारों दिशाओं में, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, इसका ऐसे घूमते रहते हैं। तो इसलिए इसका आयतन और आकार गैस का निश्चित नहीं होता है। तो ये हमारा थोड़ा सा परिचय हो गया कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, गैस अवस्था और द्रव अवस्था। तो हमारे चैप्टर का नाम ठोस अवस्था है। तो इस चैप्टर में बच्चों हम ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे, ठोसों का अध्ययन करेंगे। तो अब आता है ठोसों का अध्ययन। सॉलिड, ठोस। तो ठोस क्या होते हैं? मैंने बताया भी कि ठोस का पूरा पर्चा दे दिया है। अब ठोसों के गुण आ जाते हैं थोड़े से, ठोसों के गुण। ठोसों के गुण। तो ठोसों के गुण आप अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख दें, मैं बोलता जाऊंगा। इसमें लिखना थोड़ा लिखेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा और कुछ नहीं होगा। आप नोट्स बनाते रहें और लिखते रहें। तो नंबर 1 डाल के लिखो, ठोसों का द्रव्यमान, आयतन एवं आकार तीनों निश्चित होते हैं। नंबर 2, ठोसों के कणों के मध्य लगने वाले बल का मान अत्यधिक होता है। नंबर 3 लिखो, ठोसों के अणुओं की बीच की दूरी बहुत कम होती है। नंबर 4 लिखो, ठोस असंपीड्य और कठोर होते हैं। तो ये ठोस का थोड़ा परिचय हो गया। अब बात करते हैं ठोस कितने प्रकार के होते हैं। आपका अभी परिचय चल रहा था, अब आपका सिलेबस इंटर का शुरू होता है। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार। तो ठोस बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब हम
जानकारी करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, हेडिंग डालो नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस बेटा क्या होते हैं, लिख लो थोड़ा फिर समझा देंगे। बस 2 लाइन की परिभाषा है। क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण, मैंने बताया था अवयवी कण क्या होते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो लिखिए क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे ये ठोस है, क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण, जैसे माना ये कण ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ऐसे बी ए बी आता चला जाएगा। तो क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं और ये लंबी परास तक व्यवस्थित रहते हैं, मतलब लंबी दूरी तक व्यवस्थित रहते हैं। जैसे एक निश्चित व्यवस्था होती है, ए के बाद यहां ये बी आएगा, यहां पर बी है तो ए आएगा, ऐसे ये ए है तो बी आएगा, ये ए है तो बी आएगा, देखो यहां बी आएगा दोनों तरफ से, तो ये बी और ये ए, तो ए आएगा, यहां पर बी आएगा, यहां पर ए आएगा, यहां पर बी आएगा। तो इस तरह से व्यवस्था रहती है। इधर से आप चलेंगे तो ए बी, ऐसे चलेंगे तो ए बी, और ये व्यवस्था, ये संयोजन लंबी दूरी तक होता है। तो इससे बच्चों, इससे बढ़िया दुनिया में कोई परिभाषा नहीं हो सकती है क्रिस्टलीय ठोस की, कि क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, और ये व्यवस्था लंबी दूरी तक होती है, लंबी परास तक होती है। तो ये बच्चों परिभाषा हो गई। कहो तो मैं लिख दूं, क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। यह व्यवस्था लंबी परास तक होती है। ये आपकी क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा हो गई। मैंने समझा दिया, इतना अच्छा मेटर से, इतने अच्छे मेथड से बच्चों समझाया है कि अगर एक बार पढ़ लोगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। इंटर की केमिस्ट्री को इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्ट विद प्ले, मनोरंजन के साथ खेलने का नाम इंटर केमिस्ट्री है। बस पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सही होने चाहिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि यहीं से शुरू भी है ठोसों के प्रकार। अभी तक जो बताया तो मैं परिचय बता रहा था आप लोगों को, अभी तक जो बताया मैं परिचय बता रहा था, आपका शुरू यहां से है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हितकारी होगा। अब आगे चलते हैं।
अब बच्चों इसके गुणों की बात करते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के गुण आप डाल सकते हैं। बच्चों क्रिस्टलीय ठोसों के गुण क्या होते हैं, आप ये व्यवस्था बस हमेशा याद में रखिए। इस व्यवस्था से सारा कुछ पता चलता रहेगा, परिभाषा नहीं भूलेंगे। जब परिभाषा नहीं भूलेंगे तो उसके गुण याद रखना सहज हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी व्यवस्था जब अच्छी होगी तो इनको तोड़ने में या गलाने में, इनको तोड़ने या गलाने में टाइम लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर देने पड़ेगा तब गलेंगे। तो पहला पॉइंट ये होता है कि इनका गलनांक उच्च एवं निश्चित होता है। इनका गलनांक ऊंचा होता है और निश्चित होता है। जैसे कि लोहा होता है, आयरन, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। निकिल धातु है, क्रिस्टलीय पदार्थ है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3100 या 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तरह से होता है। तो इनका जो बर्फ जब ठोस होती है तो उसका भी मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है बर्फ का। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक उच्च होता है। पहला पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई और निश्चित, सर्टेन। पहला पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट, इनमें विषम दैशिकता पाई जाती है। इनमें विषम दैशिकता पाई जाती है। विषम दैशिकता, इनमें विषम दैशिकता क्या होता है, जैसे ये ए है तो यहां पर एक कण कौन सा होगा, बी होगा, यहां पर ए होगा, यहां पर इस तरह से ड्रा कर लेते हैं हम, यहां पर ए बी ए बी ए बी। अब बच्चों देखो, विषम दैशिकता किसे कहते हैं कि हम क्रिस्टल पे इधर से लाइट मारे तो जो यहां से होकर प्रकाश गुजरेगा या परावर्तित प्रकाश गुजरेगा वो दूसरा होगा, उसकी मात्रा परावर्तन की दूसरी होगी। इधर से डालेंगे तो कुछ ज्यादा निकलेगा, कुछ कम अपवर्तित या परावर्तित होगा। इधर से डालेंगे तो कुछ ज्यादा या कम परावर्तित या अपवर्तित होगा। भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न होता है। तो बच्चों इसको कहते हैं कि इसी को कहते हैं विषम दैशिकता। कि जैसे हम देखो यहां से प्रकाश डाल रहे हैं, ऐसे ये प्रकाश डाला, ये प्रकाश गया, तो ये ए पार्टिकल पर जा रहा है, ये ए पार्टिकल पर जा रहा है। तो अब यहां से डालेंगे तो ये बी पर जाएगा। दो कण हैं, दो अवयवी कण हैं, तो इनके प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन की मात्रा अलग अलग होगी। इसलिए कहा गया है कि इनकी विषम दैशिकता, इनमें विषम दैशिकता पाई जाती है। अगला नंबर लिखो, क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है। असतत का मतलब ये होता है कि समय के साथ टेम्परेचर, यदि यहां पर कोई धातु का टुकड़ा ठोस है, अगर इसको गर्म करके ठंडा करें, शीतल करें, तो ये एक समान नहीं शीतल होगा। ऐसे करके एक समान शीतल नहीं होगा। ये पाव ऐसे शीतल हो, फिर एकदम थोड़ा शीतल हो, फिर थोड़ा शीतल हो, फिर तो ये जो वक्र बना ये असतत वक्र है। कैसा वक्र है? असतत वक्र है। तो लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है। नंबर 3, शीतलन वक्र असतत होता है।
नंबर 4 आता है कि जब इनको धारदार चाकू से या हथियार से काटते हैं, जब इनको धारदार हथियार से काटते हैं तो ये एक निश्चित व्यवस्था में कट जाते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में कट जाते हैं। जैसे सोडियम का एक नरम टुकड़ा होगा, चाकू से काटेंगे तो बिल्कुल सीधा कट जाएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, एक निश्चित व्यवस्था में कट जाते हैं। इनके उदाहरण बच्चों लिख लो, जैसे NaCl, KCl, ग्लूकोज, सुक्रोज, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, कोई भी धातु। तो आया समझ में बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा और उसके गुण बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस की ओर। नंबर 2, अक्रिस्टलीय ठोस। हमने बच्चों इसमें क्रिस्टलीय लिखा था तो इसमें ये मात्रा नहीं उड़ाई थी, आप लोग छोटी मोटी गलतियां आप स्वयं समझ लिया करें। तो अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है बिल्कुल क्रिस्टलीय ठोस का उल्टा होता है। यदि मैंने क्रिस्टलीय ठोस बहुत अच्छे से समझ लिया है तो हमको अक्रिस्टलीय ठोस याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो पुनः याद हो जाएगा। जैसे कि हमने क्रिस्टलीय ठोस में बताया था कि इनके अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, तो उसी प्रकार से बिल्कुल ये भी होगा, इसका अपोजिट होगा ये कि अब इसके अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या होगी? तो अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण, अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में क्या था? एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते थे। अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। बस अगर अक्रिस्टलीय ठोस होगा तो ए है तो ये बी हो जाएगा, फिर ए आ जाए, इस तरह से कहो बी, कोई वो नहीं होती है, बी आ जाएगा और बी ए बी बी ए, इस तरह से इनका संयोजन कणों का एक क्रम में नहीं होता है, इसलिए इनको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा हो गई। अब हेडिंग डालो अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण। इसके गुण क्या होते हैं? बिल्कुल जस्ट उल्टा है, इसको आप ऐसे समझ लेते हैं, हमने बताया था तो और आसानी हो जाएगी। हम क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा चुके हैं। नंबर 1 में बताया था क्रिस्टलीय में कि इनका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है और उच्च होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता है। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? जैसे प्लास्टिक, कांच, रबर। कांच जो होती है, कई प्रकार की कांचें होती हैं, एक का गलनांक कम होगा, एक का ज्यादा होगा। रबर है, रबर जब अधिक ठंडी होगी, या रबर के कई टाइप होते हैं, कोई रबर जल्दी पिघल जाती है, कोई देर में पिघलती है। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होते। अब नंबर 2 आ गया कि इनमें बताया था मैंने, क्रिस्टलीय ठोसों नंबर 2 बताया था कि इसमें विषम दैशिकता पाई जाती है। विषम दैशिकता,
एक बच्चे ने पूछा था विषमदैशिकता क्या होती है। मैं व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ा रहा था, तो अभी मैंने विषमदैशिकता बताई थी कि जैसे ये कण है, ये ए कण है, ये बी कण है, ये ए कण है, ये बी है, ये ए है। तो ये बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये ए होगा, ये बी होगा। तो अगर इसमें ये बी भी है, ये इधर से लाइट डालेंगे तो ए भी मिल गया। परावर्तित जो प्रकाश होगा वो दूसरा होगा, उसकी तीव्रता दूसरी होगी। यहां से जो परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश होगा उसकी तीव्रता दूसरी होगी, मतलब भिन्न भिन्न होगी, विषम होगी। तो इसलिए इसको विषमदैशिकता कहा गया कि ये विषमदैशिकता का गुण दर्शाता है। इसमें विषमदैशिकता पाई जाती है, इसमें समदैशिकता पाई जाती है। इसमें समदैशिकता पाई जाती है। अब अगला नंबर बताया था कि इसका अगला नंबर मैंने बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको धारदार चाकू से काटा जा सकता है एक निश्चित क्रम में। इनको धारदार चाकू से एक निश्चित क्रम में काटा जा सकता है। इसके उदाहरण बच्चों होते हैं जैसे रबड़, कांच, प्लास्टिक। जैसे रबर है, आप रबर को काट तो सकते हैं धारदार हथियार से, मगर वो एक निश्चित क्रम में नहीं कटेगी। आप रबर काटो कि इधर कट जाएगी, जैसे कि इधर से ऐसे कट जाएगी, ऐसे कट जाएगी, एक निश्चित क्रम में नहीं कटती है। अब अगला पॉइंट आता है शीतलन वक्र, कि ये जो होता है इसका शीतलन वक्र शीतलन सतत होता है, असतत होता है, असतत होता है। आप वीडियो बैक करके देख लें, असतत की परिभाषा मैंने ग्राफ से बताई थी। तो इसका शीतलन असतत होता है, इसका शीतलन सतत होता है। मतलब इसका वक्र ऐसे बनेगा और इसका वक्र ऐसे बनेगा, बिल्कुल सतत बनेगा, सीधा बनेगा इस तरह से। तो बच्चों ये आप लोग क्रिस्टलीय